खबरदार, अगर एक भी पेड़ छुआ तो वन देवी का कोप तुम लोगों पर टूट पड़ेगा। झुर्रीदार चेहरे वाला बूढ़ा तिलमिलाया। कॉन्ट्रैक्टर अमित और कुछ मजदूर बूढ़े के सामने खड़े थे। दरअसल जंगल के बीच में से हाईवे गुजरा जा रहा था। बूढ़े को साइड करो और प्रोजेक्ट के दरमियान जो भी पेड़ आड़े आए काट डालो, अमित ने सख्त लहजे में कहा। मजदूरों ने बूढ़े को धकेल कर एक तरफ पटका और धड़ाधड़ पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। बूढ़ा दुखी मन से हरे भरे जंगल को इंसानी हवस का शिकार बनता देखता रहा और यूं ही पेड़ों की कटाई के साथ रात भी गहराती चली गई। अचानक आधी रात को अमित की आंखें खुली। न जाने क्यों उसे अपने ऊपर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ। उसने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, लेकिन हिल भी नहीं पाया। उसने गर्दन ऊपर उठाई तो पाया कि बहुत सारी जंगली बेल सांप की तरह बल खाती धीरे धीरे उसके शरीर पर अपना शिकंजा कस रही थी। अमित ने चीखने की कोशिश की, पर तब तक बेलों ने उसके पूरे शरीर को जकड़ सा लिया। अगली सुबह अमित अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला। दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। पुलिस को हत्या का कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय बिस्तर और कमरे में बिखरी ताजा हरी पत्तियों के। उसी शाम वो बूढ़ा भी बड़बड़ाते हुए खुशी से झूमे जा रहा था। वन देवी तुम सबको मार देगी। मेरा विश्वास करो अनुज, मैं ना जाने कितनी बार इस तस्वीर में हलचल उठते देख चुकी हूं, स्वाति ने अनुज से सहमी सी आवाज में कहा। फिलहाल वो दोनों घर के हॉल में उसी बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़े थे। सफेद हेट लगाए एक यूरोपियन महिला की तस्वीर थी वो, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली तस्वीर। अनुज झुंझलाया, और मैं भी 1000 बार बोल चुका हूं, ये तुम्हारा वहम है, वहम। स्वाति चुप हो गई। रात को जब स्वाति किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी। वो औरत कहाँ गायब हो गई? वो दिख क्यों नहीं रही? स्वाति ने अनुज को आवाज देनी चाही, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि तस्वीर वाली औरत अजीब सी मुस्कान लिए उसी के बगल में खड़ी थी। अगली सुबह जब अनुज उठा तो पूरे घर में स्वाति कहीं पर भी नहीं थी। झुंझलाया सा वो स्वाति का नाम लेते लेते उसी तस्वीर की तरफ बढ़ गया। जब तस्वीर को देखा तो बैठा का बैठा रह गया। उसने देखा कि उसी सफेद हेट वाली यूरोपियन महिला के साथ स्वाति भी अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए तस्वीर में कैद खड़ी थी। आकाश और प्रिया एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उन्हीं प्यार भरे दिनों में दोनों ने शहर के पास वाले टीले पर खूबसूरत नाइट व्यू देखने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों उसी टीले पर मिले और एक बेंच पर जाकर बैठ गए। वो पूरे चांद की रात थी, पर काले बादलों के घूंघट ने उसके दर्शन तक न होने दिए। कुछ ही देर में बादल छटे और सफेद चांदनी ने सभी जगह अपना रंग बिखेर लिया। प्रिया खुशी से झूमती हुई बोली, ठंडी ठंडी हवा और चांदनी रात में तुम्हारे साथ बैठकर शहर का नजारा देखना कितना अच्छा लगता है। मैं इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। प्रिया के कानों ने उस आवाज को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने अपने बगल में देखा तो पाया कि आकाश का चेहरा पहले जैसा रह ही नहीं गया था।
वो तो मानो बदल चुका था किसी जानवर में। अगली सुबह शहर के लोगों ने टीले पर लगी बेंच को खून से सना पाया। हवेली की नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका था। अपनी आराम गृह में सज धज कर और लज्जा का भाव लिए सिकुड़ी सिमटी बेटी दुल्हन भविष्य के सुनहरे सपने संजो रही थी। तभी दरवाजा धकेल कर कोई अंदर आया। वो कुछ असहज हो गई। जिन्हें घूंघट में से देखने पर पाया कि कोई औरत खड़ी है। मुस्कुराती हुई औरत उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तूने शायद मुझे नहीं पहचाना। पहचानोगी भी कैसे? घर में दिखाई नहीं दी होंगी। तेरी बड़ी जेठानी हूँ। ये ले। औरत ने उसके हाथ में कुछ रखा। घूंघट थोड़ा ऊंचा करके दुल्हन ने देखा कि बेहद खूबसूरत सोने की नथ है जिसमें एक चमचमाता हीरा जड़ा है। औरत दोबारा कहने लगी, नई ब्याह कर हवेली में आई तो सास की तरफ से ये हीरे वाले नथ मिली। किस्मत फूटी थी सो बच्चे भी ना हुए। तब से तेरे पति को बेटा समझकर पाल रही हूँ। 4 भाइयों में सबसे छोटा है ये। बड़ी भाभी माँ कहकर पुकारता है पगला। दुल्हन के सिर पर औरत ने हाथ रखा। मेरे बेटे की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हवाले। हर सुख दुख में इसका साथ देना। वात्सल्य से भरे उन हाथों ने दुल्हन के सिर को नहीं बल्कि उसके हृदय को छुआ था। वो ममताई स्पर्श पाकर दुल्हन जैसे धन्य हो गई। औरत भी तब तक बाहर जा चुकी थी। कुछ ही देर में उसका पति अंदर आया। दुल्हन ने वो नथ उसे दिखाई तो वो खड़ा का खड़ा रह गया। ये तुम्हारे पास कहां से आई? दुल्हन ने कहा, बड़ी भाभी माँ ने दी है। उसका पति आंखें फाड़कर उसी की तरफ देख रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? बड़ी भाभी माँ तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। आखिरकार सांकेत को एक बावड़ी दिखी। तपती धूप ने तो जैसे जमीन पर अंगारे बिछा रखे हो। दूर तक पानी की लहरों के समान ललाकर उठती गर्म भाप ही दिख रही थी। भीषण गर्मी में भी उसके चेहरे पर शीतल मुस्कान खिल उठी। जल स्रोत का मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। बावड़ी के नजदीक जाने पर सांकेत ने देखा कि वो वहां पर अकेला नहीं है। तले में जमा पानी के बिल्कुल पास बनी सीढ़ियों पर कोई बैठा था। वो भी खुशी खुशी बावड़ी में उतरा। सीढ़ियों पर बैठा वो शख्स ग्रामीण कपड़ों से आसपास के किसी गांव का लग रहा था। सांकेत की तरह वो भी कोई राहगीर ही रहा होगा। तले में जमा पानी गर्म था पर सांकेत के लिए वो किसी अमृत से कमतर भी नहीं था। उसने बड़ी तृप्ति से पानी पिया और उस अनजान आदमी के पास जाकर बैठ गया। सांकेत पर मायूस सी नजरें डालकर आदमी ने कहा, नए लगते हो तभी यहाँ आ गए। हाँ, क्या आने से आपका क्या मतलब? सांकेत ने पलके झपकाई। ये बावड़ी श्रापित है। हर समय लहू जावे। तुमने यहाँ अकेला ना आना चाहिए था। थक जाने के कारण सांकेत में हिम्मत ही नहीं बची थी। फिर भी वो खन खना कर हंस पड़ा। मैं कैसे मान लूं? कुछ बरस पहले तक मैं भी ना माने छो, पर जब यहाँ डूब कर मर्यो तो समझ आ भी गयो। दहशत को सांकेत की आंखों में समाते देर न लगी। सांकेत ने उस शख्स के गालों तक फैली एक अनोखी मुस्कान को देखा और इसी के कुछ दिनों बाद जब गडरियों का एक समूह वहां पानी भरने आया तो उन्हें सांकेत की फुली हुई सड़ती लाश पानी की सतह पर तैरती दिखी।
अम्मी मुझसे बात क्यों नहीं करती? 6 साल की राबिया के मन में ये सवाल गूंजा। एक अनसुलझी पहेली की तरह ये सवाल भी बार बार उसके अंतर्मन की परतों से टकरा था। राबिया को भूख भी नहीं लगती, ना ही प्यास लगती है। वो अब स्कूल भी नहीं जाते, दिन भर बस घर पर ही रहती है। फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता। उसे अच्छी तरह से याद है वो दिन। जब उसकी स्कूल बस गहरी खाई में जा गिरी थी। उस हादसे की बात तो जैसे अम्मी अब्बू उसके लिए बेगाने हो गए थे। राबिया के वालिदैन अब गुमसुम से रहने लगे हैं, ना तो उस पर ध्यान देते हैं और ना ही उससे बातें करते हैं। तो क्या ये पहेली कभी सुलझ भी पाएगी?